स्वागत। आज हम हिंदी साहित्य के एक बेहद दिलचस्प लेकिन शायद उतने चर्चित नहीं हुए नाटक पर बात करेंगे। जयशंकर प्रसाद का गुंडा। हाँ, जयशंकर प्रसाद, जिनका नाम सुनते ही हमें उनके भव्य ऐतिहासिक नाटक याद आते हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। बिल्कुल, लेकिन ये वाला नाटक गुंडा कुछ अलग है, बहुत अलग। हमें इस पर कुछ विश्लेषण मिले हैं, कुछ स्रोत हैं हमारे पास, और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों की मदद से हम इस नाटक की गहराई में उतरें, समझें कि प्रसाद जी इसके जरिए क्या कहना चाह रहे हैं। समाज का दोहरापन, व्यवस्था के खिलाफ आवाज, और इन सब के बीच वो इंसानियत की तलाश। देखिए, पहली बात तो यही थोड़ी चौंकाने वाली है कि यह प्रसाद जी के जाने पहचाने अंदाज से बिल्कुल हटकर है। सही कहा। यहाँ कोई राजमहल नहीं, कोई इतिहास की भव्यता नहीं। यहाँ तो हम सीधे बनारस की गलियों में पहुंच जाते हैं। उस समय का समाज, उसका एक तरह से कच्चा चिट्ठा मिलता है। बिल्कुल, एकदम यथार्थवादी धरातल पर। एक ऐसे आदमी की कहानी जो व्यवस्था से टकराता है, जिसे समाज अलग थलग कर देता है। तो चलिए जरा खोलते हैं इस कहानी की परतें। हाँ, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये शीर्षक ही देखिए, गुंडा। सुनते ही हमारे जहन में एक खास छवि उभरती है ना? हाँ, बिल्कुल, एक नकारात्मक छवि। पर जैसा कि हमारे स्रोत साफ इशारा करते हैं, ये नाटक किसी अपराधी का महिमा मंडन नहीं है या उसकी जीवनी नहीं है। नहीं, कतई नहीं। असल में ये शीर्षक ही शायद प्रसाद जी का पहला व्यंग्य है समाज पर। हाँ, ये हो सकता है, एक कटाक्ष। एक स्रोत में बहुत ही मार्के की बात कही गई है, जो मुझे लगता है इस नाटक की आत्मा को पकड़ती है। क्या? वो कहते हैं, ये नाटक एक गुंडे की आत्मकथा नहीं, बल्कि उसके भीतर के मनुष्य की खोज है। वाह, बहुत गहरा। सोचिए कितना गहरा मतलब है। यानी गुंडा यहाँ सिर्फ एक लेबल है, एक सामाजिक ठप्पा जो समाज ने लगा दिया। हाँ, और नाटक उस ठप्पे के पीछे छिपे इंसान को खोज रहा है, उसकी असलियत को। ये बाहरी पहचान की नहीं, अंदरूनी संघर्ष की कहानी है। बिल्कुल सही कहा। और यही चीज इस नाटक को प्रसाद जी की बाकी ज्यादा मशहूर रचनाओं से अलग करती है। जहाँ उनके ऐतिहासिक नाटकों में हमें वो एक आदर्शवाद मिलता है, राष्ट्रीय गौरव, भव्य चरित्र और एक काव्यात्मक भाषा। हाँ, वो काव्यात्मकता। लेकिन गुंडा हमें यथार्थ की, कह सकते हैं, पथरीली जमीन पर लाकर खड़ा कर देता है। ये उस समय के बनारस का सामाजिक माहौल, उसकी उथल पुथल को दिखाता है, बिना किसी लाग लपेट के। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ प्रसाद जी इतिहास के नायकों की विजय गाथा नहीं सुना रहे, नहीं, बल्कि उस व्यक्ति पर ध्यान दे रहे हैं जिसे समाज ने नायक तो क्या, खलनायक या उससे भी बदतर एक गुंडा मानकर हाशिए पर फेंक दिया है। ये नाटक एक तरह से हमारी आंखों पर बंधी पट्टी को हटाने की कोशिश करता है, हमें मजबूर करता है कि हम समाज की बनी बनाए परिभाषाओं पर सवाल उठाएं। हाँ, ये पूछता है कि जिसे तुम गुंडा कह रहे हो, हाँ, क्या तुमने उसके अंदर झांकने की कोशिश की है कभी? बिल्कुल। और इस कहानी के केंद्र में है किशोरी लाल। यही वो पात्र है जिसे समाज ने गुंडा का तमगा पहना दिया है। किशोरी लाल। स्रोत बताते हैं कि समाज ने उसे बहिष्कृत कर रखा है, उससे दूरी बना रखी है। जाहिर है। लेकिन नाटक ये भी दिखाता है कि इस बाहरी कठोरता के नीचे उसके अंदर एक बेहद संवेदनशील और यहाँ तक कि नैतिक मन भी है। अच्छा, नैतिक भी? हाँ, ये विरोधाभास ही किशोरी लाल के चरित्र को इतना जटिल और दिलचस्प बनाता है। सही बात है। उसका एक साथी भी है, रामधनी। रामधनी। हाँ, शायद अकेला ऐसा पात्र जो किशोरी लाल के बाहरी आवरण के पार देख पाता है। वो उसकी असलियत, उसके अंदरूनी अच्छाई को पहचानता है, उसे समझता है। तो कोई है जो उसे समझता है। हाँ, रामधनी का होना एक तरह से ये दिखाता है कि सामाजिक बहिष्कार के बावजूद मानवीय संबंध और समझ की गुंजाइश वो बनी रहती है। और फिर एक बेहद महत्वपूर्ण पात्र हैं श्रीमती। हाँ, श्रीमती। ये पात्र कहानी में सिर्फ एक महिला चरित्र के तौर पर नहीं है, नहीं, बल्कि उनके जरिए प्रसाद जी ने उस समय के समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके प्रति समाज के दोहरे मापदंडों को बड़ी गहराई से उकेरा है। बिल्कुल। स्रोत भी यही बताते हैं कि श्रीमती खुद इन सामाजिक पाखंडों और नियमों का शिकार बनती हैं। हाँ, जिससे कहानी में एक और परत जुड़ जाती है, काफी दर्दनाक परत। अब सवाल उठता है कि किशोरीलाल गुंडा बना कैसे? हाँ, ये अहम सवाल है। क्या वो पैदाइशी बुरा था? स्रोत इस धारणा को पूरी तरह खारिज करते हैं। अच्छा। वे साफ तौर पर कहते हैं कि किशोरीलाल असल में समाज की दमनकारी व्यवस्था का शिकार है। व्यवस्था का शिकार मतलब सिस्टम का विक्टिम? हाँ, बिल्कुल। मतलब हो सकता है उसने कभी किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई हो सकता है उसने किसी ताकतवर के गलत काम का विरोध किया हो। और फिर? लेकिन जब एक आम आदमी सड़ी गली व्यवस्था या शक्तिशाली लोगों से टकराता है
तो नतीजा क्या होता है? अक्सर बुराई होता है। हाँ, अक्सर वही होता है जो किशोरी लाल के साथ हुआ। उसका विद्रोह, उसका सच के लिए लड़ना, वही उसे समाज की नजरों में खतरनाक, असामाजिक और आखिरकार गुंडा बना देता है। तो उसकी अच्छाई ही उसकी दुश्मन बन गई एक तरह से। कह सकते हैं। और यहीं पर न्याय बनाम अन्याय का वो सनातन सवाल खड़ा होता है, जिसे नाटक बहुत शिद्दत से उठाता है। क्या सिर्फ कानून की नजर में अपराधी होना ही असली अपराधी होना है? या फिर वो समाज, वो व्यवस्था भी उतनी ही या शायद ज्यादा दोषी है? बिल्कुल, जो अपनी नाइंसाफी और कठोरता से लोगों को ऐसे रास्ते पर धकेल देती है। क्या व्यवस्था खुद एक गुंडा नहीं हो सकती? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये नाटक हमें इन असहज सवालों का सामना करने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और यहीं से हम नाटक के एक और केंद्रीय विषय पर आते हैं, जिसकी तरफ स्रोत बार बार इशारा करते हैं। वो है सामाजिक पाखंड। हाँ, सोशल हिपोक्रेसी। ये नाटक समाज के इसी दोहरे चरित्र, उसके दिखावे और उसकी असलियत के बीच के फर्क को परत दर परत उघाड़ता है। कैसे? स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि कैसे समाज में तथाकथित भले लोग, इज्जतदार लोग, सफेद पोश, हाँ वही, असल में अपनी सत्ता और रुतबे का इस्तेमाल करके अन्याय करते हैं, और जब किशोरी लाल जैसा कोई उनके खिलाफ खड़ा होता है तो उसे बदनाम कर दो। बिल्कुल, उसी को बदनाम करके गुंडा घोषित कर दिया जाता है। ये अपनी कमियों को छिपाने का, सच की आवाज को दबाने का एक तरीका बन जाता है। एक बहुत ही तीखी और सोचने पर मजबूर करने वाली टिप्पणी स्रोतों में मिलती है। क्या है वो? असली गुंडे वो नहीं जो दिखते हैं, बल्कि वो हैं जो सत्ता, पाखंड और अन्याय के पीछे छुपे हैं। ओह, ये तो बहुत बहुत तीखा है ना? ये पंक्ति तो जैसे पूरे नाटक का सार कह देती है। मतलब जिन्हें हम शरीफ समझते हैं, हो सकता है असल खेल तो वही खेल रहे हों। व्यवस्था का नकाब ओढ़कर। हाँ, किशोरी लाल तो बस एक मोहरा है, या शायद एक आईना जो समाज को उसकी बदशक्ल सूरत दिखा रहा है। और जैसा आपने पहले जिक्र किया था, इस सामाजिक पाखंड का एक बेहद क्रूर और दर्दनाक रूप हमें स्त्रियों की स्थिति के संदर्भ में देखने को मिलता है। हाँ, श्रीमती के पात्र के जरिए। बिल्कुल, नाटक बहुत साफगोई से स्त्रियों की स्थिति, उनकी तथाकथित मर्यादा और समाज के दोहरे मापदंडों पर चोट करता है। किस तरह के दोहरे मापदंड? स्रोत बताते हैं कि नाटक दिखाता है कैसे समाज ने पुरुषों और महिलाओं के लिए नैतिकता के पैमाने बिल्कुल अलग-अलग बना रखे हैं। अच्छा। पुरुषों की बड़ी-बड़ी गलतियां भी अक्सर अरे हो जाता है कहकर माफ कर दी जाती हैं या नजरअंदाज कर दी जाती हैं। लेकिन स्त्रियों को, खासकर श्रीमती जैसे पात्रों को, जरा सी चूक या सामाजिक नियमों से हटकर चलने पर भी कठोरतम कसौटी पर कसा जाता है। उन्हें लांछित किया जाता है। हाँ, उनका चरित्र हनन किया जाता है। श्रीमती की कहानी उस वक्त की और शायद कुछ हद तक आज भी महिलाओं की बेबसी और समाज के अन्यायपूर्ण रवैये का जीवंत दस्तावेज है। वाकई ये बहुत अहम पहलू है नाटक का। और इन तमाम संघर्षों के बीच, सामाजिक तिरस्कार, अकेलापन, व्यवस्था से टकराव, इन सब के बीच नाटक एक और ज्यादा गहरी, ज्यादा मानवीय सतह पर उतरता है। कौन सी? और वो है मानवता की खोज का विषय। मानवता की खोज गुंडा में? हाँ, किशोरी लाल, जिसे दुनिया पत्थर दिल गुंडा समझती है, नाटक उसके अंदर झांक कर दिखाता है कि वहां भी एक इंसान बसता है। एक ऐसा इंसान जिसके सीने में एक संवेदनशील दिल धड़कता है। स्रोत बताते हैं कि वो भी प्रेम चाहता है, करवा का भूखा है, अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस पाना चाहता है। बिल्कुल। समाज ने भले ही उसे नकार दिया हो, उसे जानवरों जैसा बर्ताव दिया हो, लेकिन उसके अंदर का इंसान वो पूरी तरह से मरा नहीं है। वो अपनी इंसानियत को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। हमारे हाथ लगे विश्लेषण में एक बहुत ही मार्मिक सवाल उठाया गया है, जो शायद इस नाटक का केंद्रीय प्रश्न भी है। क्या सवाल है वो? सवाल है, क्या कोई व्यक्ति समाज से बहिष्कृत होकर भी इंसानियत को जी सकता है? ओह, ये तो बहुत गहरा सवाल है ना? क्या ये मुमकिन है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, आपको राक्षस की तरह देखती हो, तब भी आप अपने अंदर की अच्छाई, अपनी मानवीय संवेदनाओं को जिंदा रख सकें? किशोरी लाल का चरित्र इसी मुश्किल सवाल का जवाब तलाशने की एक कोशिश है। हाँ। अंत में अगर हम इन सभी पहलुओं को जोड़कर देखें, किशोरी लाल का चरित्र, सामाजिक पाखंड, स्त्रियों की दशा, व्यवस्था से टकराव, तो ये साफ हो जाता है कि गुंडा महज एक व्यक्ति की कहानी कहकर नहीं निपटाया जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे बिल्कुल सही पकड़ते हैं जब वो कहते हैं कि यह पूरे समाज पर एक करारा व्यंग है। ये उस समय के बनारसी समाज का और शायद उससे भी बढ़कर
किसी भी ऐसे समाज का एक्सरे है जहां दिखावा, अन्याय और दोहरे मापदंड हावी हो। प्रसाद जी का संदेश यहाँ बहुत गहरा और आज भी प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल। वो हमें ये सोचने पर विवश करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति समाज की नज़र में गिर गया है या गलत रास्ते पर चला गया है, तो क्या हम उसे पूरी तरह खारिज कर दें? नाटक कहता है नहीं। हाँ, जरूरी नहीं कि उसकी आत्मा भी दूषित हो। सही। हमें सिर्फ उसके बाहरी कामों या समाज द्वारा दिए गए लेबल को देखकर फैसला नहीं सुना देना चाहिए। और यहाँ एक और बात जो विश्लेषण में उभर कर आती है वो बेहद महत्वपूर्ण है। प्रसाद हमें उकसाते हैं कि हम व्यक्ति के कर्मों के पीछे छिपे कारणों को देखें। अच्छा, किन कारणों को? उन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों पर गौर करें जिन्होंने शायद उसे उस मोड़ पर लाकर खड़ा किया। क्या समाज ने, व्यवस्था ने, हम सब ने मिलकर तो उसे गुंडा नहीं बनाया? हाँ, ये सवाल उठता है। ये सिर्फ व्यक्ति की नहीं बल्कि उस व्यवस्था की भी पड़ताल है जो ऐसे चरित्रों को जन्म देती है। ये एक तरह से आत्मनिरीक्षण का आह्वान है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि जयशंकर प्रसाद का गुंडा सतही तौर पर भले ही एक साधारण सी कहानी लगे, हाँ, पहली नजर में, लेकिन ये एक बेहद शक्तिशाली, बहुस्तरीय और विचारोत्तेजक सामाजिक नाटक है। ये हमें उन लेबलों और पहचानों से परे देखने को कहता है जो समाज अक्सर लोगों पर चिपका देता है। बिल्कुल। ये व्यक्ति के अंदर की जटिलताओं, उसकी अंदरूनी कश्मकश, उसकी इंसानियत की तलाश और साथ ही साथ समाज के अपने गहरे पाखंड और अन्याय पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये सिर्फ एक तथाकथित अपराधी या बुरे आदमी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस व्यवस्था की जिसने उसे बनाया, उन नियमों की जिन्होंने उसे जकड़ा, और उस व्यक्ति के गहरे अंतर्द्वंद की जो इस सब से जूझ रहा है। ये दिखाता है कि कैसे समाज खुद अपनी ही बनाई कैटेगरी में लोगों को फंसाकर उन्हें निकलने का रास्ता भी नहीं देता। सही कहा। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में उठता है। हाँ, जरूर। जब हम किशोरीलाल जैसे पात्रों को, उनकी परिस्थितियों को, उनके संघर्ष को समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि ये नाटक हमें करने को प्रेरित करता है, तो क्या ये हमें उन लोगों के प्रति अपने पूर्वाग्रहों और तुरंत बना ली गई राय पर दोबारा सोचने में मदद नहीं कर सकता? उन लोगों के प्रति जिन्हें समाज अक्सर बुरा, अलग, खतरनाक या बस बाहरी मानकर अपने दायरे से बाहर कर देता है। सोचने वाली बात है। और अगर हम एक कदम और आगे जाएं और उस व्यवस्था को, उन सामाजिक ताकतों और संरचनाओं को समझने की कोशिश करें जो ऐसे गुंडे बनाती हैं या बनाने में कहीं ना कहीं योगदान देती हैं, तो फिर न्याय, अन्याय, अपराध और सजा के बारे में हमारी अपनी सोच कितनी बदल सकती है। अच्छा, क्या तब हम समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, न कि सिर्फ लक्षणों पर ध्यान देंगे? ये सवाल शायद हमें अपने आसपास की दुनिया को और समाज को थोड़ा और गहराई से और शायद थोड़ी ज्यादा सहानुभूति से देखने के लिए प्रेरित करे। बिल्कुल, एक बहुत ही गहरा विचार। इसी विचार के साथ इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।